काफी सालों से मैं रेसलिंग देख रहा हूं, लेकिन आज तक कभी भी मैंने एक दिस इज मर्डर की चैंट रेसलिंग शो पे नहीं देखी। जी हाँ, दिस इज मर्डर की चैंट और जॉन मॉक्सली ने जो आज ब्रायन डैनियल्सन के साथ करा है, होली शिट, ओ माय गॉड। और पूरे यही वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे आज के इस ऑल आउट के रिव्यू में, बिकॉज ये पे पर व्यू हो चुका है खत्म और 2 हफ्ते से सिर्फ AEW के पास इसको बिल्ड करने के लिए, उसके बावजूद जो आज शो दिया है, क्या गजब कर दिया भाई। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। और स्टार्ट करते हैं पहले मैच से, जो कि था MJF और डैनियल गार्सिया के बीच में। और भाई इसमें डैनियल गार्सिया अपना रिवेंज ढूंढ रहे थे काफी टाइम से MJF के अगेंस्ट, और यहाँ पे मैच से पहले ही वो अटैक कर देते हैं MJF को। और जो स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, बिकॉज ऑफ MJF के पास डायमंड डायनामाइट रिंग तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे ऐसा जो चीट कर सकें, क्या वो ऐसे रोल प्ले कर सकते हैं। उनको कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने जाके डैनियल गार्सिया के भाई सर पे दांतों से जो है अटैक कर दिया आपने, और खून निकलने लग जाता है यहाँ पे पूरा डैनियल गार्सिया का। और पूरे मैच के टाइम पे वो डैनियल गार्सिया की नेक को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नेक के अराउंड ये पूरा जो है वो स्टोरी बनाई गई थी कि कौन किसकी नेक को दोबारा ब्रेक करेगा। और इस मैच में देखने को मिले हमें काफी सारे सबमिशंस, टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, कैनेडियन डिस्ट्रॉयर्स, अलग अलग पूरा भाई इन्होंने जो है बुफे लगा दिया मूव्स का। लेकिन स्लो टेक्निकल मैच के साथ साथ यहाँ पे हार्ड हिटिंग भी जरूर था। और सबमिशंस जिस तरीके से दिखाए गए कि हर MJF के मूव के अगेंस्ट डैनियल गार्सिया के पास भी अपना एक जवाब है, वो चीज मुझे आज बहुत बढ़िया लगी। लेकिन MJF को जब मौका मिलता है तो वो लो ब्लो करना कभी नहीं भूलते, और बिल्कुल उस लो ब्लो की मदद से वो पिन कर लेते हैं। और स्नीकीली तरीके से जो है यहाँ पे उन्होंने डैनियल गार्सिया को इस मैच में तो हरा दिया। लेकिन मैच के बाद वो ऑफर करते हैं इस हैंडशेक को डैनियल गार्सिया को, आई डोंट नो किस मुंह से, लेकिन MJF को हैंडशेक नहीं मिलता, उनको मिला मिडल रोप से एक पाइल ड्राइवर। जी हाँ, और डैनियल गार्सिया जो काम करने आए थे वो उन्होंने कर दिया और MJF को उनकी नेक पे ड्रॉप कर दिया। तो भले ही उनको मैच में विक्ट्री नहीं मिली, तो काइंड ऑफ एक बिटर स्वीट मोमेंट जिसको कहते हैं वो हुई डैनियल गार्सिया के लिए। लेकिन जो मेन मुद्दा था उनका MJF को उनकी नेक पे ड्रॉप करने का, वो मैच के बाद ही भले ही सही, लेकिन उनको वो मोमेंट जरूर मिल गई। अगले मैच में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि WWE दैट्स एपिक का एपिसोड नंबर 3 असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे अब आ चुका है, लाइव स्ट्रीमिंग नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां हमने बात करी है ब्रॉक लेसनर के 2012 रिटर्न के बारे में। भाई अनबिलीवेबल वो भी रिटर्न था उस टाइम पे, और पूरा नॉस्टैल्जिया आपको वहां पे दिया है भाई, तो जरूर उसको जाके आप चेकआउट करें। अगले मैच की बात करते हैं, जो कि था AEW टैग टीम टाइटल्स के लिए द यंग बक्स अगेंस्ट ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, यानी कि क्लॉडियो कास्टेनियोली और व्हीलर यूटा। और भाई यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैच में मुझे कोई कमी नहीं लगी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि यंग बक्स पे टाइटल रख के AEW इतना कुछ खास नहीं कर पा रही। ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा मैच था, काफी क्लोज कॉल्स थी यहाँ पे, और ऐसा लग रहा था कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की वो मोमेंट आ सकती है, लेकिन ये बात सब जानते थे कि वो नहीं जीतने वाले टाइटल। और यंग बक्स एट द एंड इस मैच को जीत चुके हैं, अपने टाइटल्स को उन्होंने रिटेन कर लिया है। और अब मैं ऑनेस्टली कुछ फ्रेश देखना चाहूंगा टैग टीम टाइटल्स के साथ, या फिर यंग बक्स को थोड़ा एलिवेट करना पड़ेगा, कोई अच्छी स्टोरी लाइन में जाना पड़ेगा जो कि मजा आए देख के AEW टेलीविजन पे। अगले मैच की हम बात करते हैं, और क्लियरली मुझे लगता है कि ये बन सकता है मैच ऑफ द ईयर का कैंडिडेट, बिकॉज भाई माय गुडनेस जो इस मैच ने आज डिलीवर करा है, अनबिलीवेबल भाई। और यही सारे वर्ड्स इस रिव्यू में निकलने वाले हैं इसके बाद, बिकॉज कुछ भी AEW ने मिस नहीं करा अपना स्पॉट इस शो के ऊपर। और ये था विल ऑस्प्रे अगेंस्ट पाक फॉर द AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप। और इस फ्यूड को भी काफी टाइम से बिल्ड कराया जा रहा है। पाक नंबर 1 कंटेंडर बने थे, उनको मौका मिला, और भाई माय गॉड इन्होंने एक दूसरे को बर्बाद करके तोड़ दिया उस रिंग में आज। और रिकोशे बैकस्टेज खड़े होके इस मैच को आराम से देख रहे थे, बिकॉज मे बी फ्यूचर में उनको एक टाइटल शॉट मिलेगा, जिसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अब इस मैच की मैं बात करता हूं भाई, और पहली मोमेंट से लेके लास्ट मोमेंट तक क्राउड वाज इलेक्ट्रिक इन दिस मैच। और भाई अगर मैं नोट्स नहीं देखूंगा तो आधी से ज्यादा चीजें भूल जाऊंगा। काफी तेज ये स्टार्ट हुआ, लेकिन जर्मन सुप्लेक्सेस देखने को मिल रही हैं। जो टर्निंग पॉइंट था मैच का वो यही था कि पाक एक जर्मन सुप्लेक्स और उसके बाद एक पॉइजन राना लगाते हैं, वो भी एप्रन के ऊपर विल ऑस्प्रे पे, और उनकी नेक पूरे तरीके से टेप थी। क्लियरली ऑल इन का जो मैच उन्होंने दिया MJF के बाद, उसके बाद जो उनकी हालत है भाई, अभी बिल्कुल भी 100% किसी एंगल से विल ऑस्प्रे बंदा हो नहीं सकता है। लेकिन इसके बाद देखने को मिलता है कि ब्रूटलाइजर लॉक इन करते हैं पाक, जिसमें बेयरली अपना टो रख पाते हैं रोप पे विल ऑस्प्रे, और रोप ब्रेक कर देते हैं। इस मैच को वो हारते नहीं है। ब्लैक एरो अपने फिनिशर के लिए जाते हैं यहाँ पे पाक, लेकिन अपनी नीज ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे विल ऑस्प्रे, उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन 2 और पॉइजन राना लगाते हैं पाक। यहाँ पे ऐसा लग रहा था आज उनका
जो फेवरेट मूव है वो पॉइजन राना है, बिकॉज स्टोरी में भी उन्होंने रैंप के ऊपर ये मूव लगाया था विल ऑस्प्रे पे। लेकिन जब वो तीसरे चौथे यहाँ पे पॉइजन राना के लिए जाते हैं, वो एवलांच पॉइजन राना मारना चाह रहे थे टॉप रोप से विल ऑस्प्रे के ऊपर, लेकिन ये मिस होता है बिकॉज विल ऑस्प्रे जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और भागते आते हैं, एक हिडन ब्लेड लगाते हैं जिसपे पार्क कर देते हैं किक आउट। और बहुत ही ज्यादा कमाल की ये मोमेंट थी बिकॉज दूसरा हिडन ब्लेड था ये जहां पे किक आउट करा पार्क ने, और मुझे लग रहा था ये तो खत्म हो गया मैच, बिकॉज अब दूसरे हिडन ब्लेड पे कौन किक आउट करता है। लेकिन पार्क ने जो है भाई आज सबको गलत प्रूफ करके दिखा दिया अपनी परफॉर्मेंस से। और इसके बाद विल ऑस्प्रे भी सोच रहे थे आखिर मैं करूं तो करूं क्या, ये बंदा किक आउट करे जा रहा है, और वो एक टॉप रोप ऑस कटर लगाते हैं। उसके बाद वो भी कम पड़ गया, वो एक स्टाइल क्लैश लगाते हैं रिवर्स करके, यहाँ पे एक और हरिकेन राना जो कि लगाना चाह रहे थे पार्क, और फाइनली एक और हिडन ब्लेड जो पिन करता है पार्क को, और विल ऑस्प्रे ने अपने AEW इंटरनेशनल टाइटल को रिटेन कर लिया है। तो मैच का रिव्यू तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप जाके इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कर रहे हैं, किक आउट पे किक आउट पे किक आउट, अमेजिंग बैंगर ऑफ अ मैच। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि AEW का एटलीस्ट ये मैच ऑफ द ईयर कैंडिडेट इजीली बन सकता है। और विल ऑस्प्रे भाई 2 हफ्तों में ऐसे कमाल के लेवल के मैचेस दे रहे हैं, क्या क्लासिक यहाँ पे उन्होंने पार्क के साथ दिया, बहुत ही ज्यादा मजा आया देख के। इसके बाद ऑब्वियसली बैक से जैसा कि मैंने आपको बताया रिकोशे इस मैच को देख रहे थे, और उनका यहाँ पे कन्फ्रंटेशन भी होता है विल ऑस्प्रे के साथ एक पॉइंट पे शो में, जहाँ पे विल ऑस्प्रे बेसिकली रिकोशे को कहते हैं तू तो भी यहाँ पे नया आया है तो जाके पहले कुछ मैच जीत, और जब तेरा विनिंग रिकॉर्ड अच्छा होगा तब आइयो मेरे पास एक टाइटल शॉट मांगने। और रिकोशे कहते हैं ठीक है भाई, सारी मेरी जो विन्स है वो लाइंड अप है। तो ऑलरेडी AEW ने टीज कर दिया ऑस्प्रे वर्सेस रिकोशे, जो भाई आप सोच सकते हो अगर पार्क के साथ ये मैच हो गया तो विल ऑस्प्रे और रिकोशे क्या दे सकते हैं मैच इन द रिंग। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि था एक शिकागो स्ट्रीट फाइट क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल के बीच में। और यूजुअली अगर हम बात करते हैं इन मैचेस की तो भाई इतने अच्छे मैच के बाद जो अगला मैच होता है वो बिल्कुल सफर करता है, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, एनर्जी क्राउड की डाउन हो जाती है। लेकिन भाई इन्होंने तो आज चौका नहीं छक्का मारा इस मैच में, बिकॉज होली हेल भाई क्या इन्होंने स्ट्रीट फाइट दी है, मजा आ गया देख के। वन ऑफ द बेस्ट विमेन्स मैचेस AEW की हिस्ट्री में, और मैं एक क्लियरली बोल सकता हूं भाई बिकॉज इस शिकागो स्ट्रीट फाइट में हमें क्या क्या नहीं देखने को मिला। ये मैच स्टार्ट होता है और सबसे पहले विलो नाइटिंगेल अनाउंसर्स टेबल के थ्रू उनको फेंका जाता है, फिर क्रिस स्टैटलैंडर एक और टेबल सेटअप करती है, स्वान टॉन लगाने की कोशिश आउटसाइड द रिंग, लेकिन वो हट जाती हैं ऐसे साइड से विलो, और क्रिस स्टैटलैंडर खुद ही इस टेबल के थ्रू गिर जाती हैं। ये लड़ते लड़ते रैंप पे जाते हैं जहां पे क्रिस स्टैटलैंडर के मैनेजर स्टोकली हैथवे एक वो लेके आते हैं पूरा एक ट्रैश कैन जिसके अंदर वेपन्स हैं, और इससे पहले कि क्रिस स्टैटलैंडर अटैक कर पाती विलो नाइटिंगेल इस बैट को लेती हैं जिसपे लाइट की ट्यूब्स लगी हैं और दे मारती हैं भाई सीधा क्रिस स्टैटलैंडर के सर में, और फिर ये दोनों कूद जाते हैं स्टेज के ऊपर से, स्पीयर लगता है थ्रू द टेबल। तो ऑलरेडी एक ऐसा माहौल सेटअप हो गया था, इस मैच को स्पेस पे बनाया गया था, शुरू करा गया था कि क्राउड को भी हम तसल्ली नहीं देंगे, बैठने की एक सेकंड नहीं देंगे विल ऑस्प्रे और पार्क के उस कमाल के मैच के बाद। इसके बाद देखने को मिलता है कि ये थंब टैग्स निकाले जाते हैं और क्रिस स्टैटलैंडर उस पर फेंकना चाहती थी विलो नाइटिंगेल को, लेकिन उनकी सीजर किक मिस होती है और उनकी ये स्प्लिट लेग्स सीधा जाके वो टैग्स पे गिर जाती हैं। वो भी एक बहुत ही ज्यादा कूल मोमेंट्स थी, और ये कूल मोमेंट्स भाई जिस तरीके से आज दी है AEW ने, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सोचता भी कौन है कि ऐसे हम कर सकते हैं इन वेपन्स का यूज इन मैचेस के अंदर। उसके बाद स्पाइन बस्टर मारते हैं विलो नाइटिंगेल दोबारा से टैग्स के ऊपर यहाँ पे क्रिस स्टैटलैंडर को, और चेन एक निकाली जाती है इस मैच में, वो बड़ी स्टील की चेन जिससे सबमिशन यहाँ पे लगाती है क्रिस स्टैटलैंडर, और विलो नाइटिंगेल को उस पॉइंट पे टैप आउट करना पड़ जाता है। भाई इन्होंने कम टाइम लिया लेकिन उस टाइम में इन्होंने कमाल कर दिया, और यही बिल्कुल सही अप्रोच थी इस मैच की, परफेक्टली इसको यहाँ पे प्लेस करा गया था, और क्रिस स्टैटलैंडर ने आज हरा दिया विलो नाइटिंगेल को, जो भी था मुझे बहुत मजा आया। इसके बाद बात करते हैं गाइस, तो AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे काजुचिका ओकाडा एक फेटल 4-वे मैच में अगेंस्ट कोनोसुके तकेशिता, मार्क ब्रिस्को और ऑरेंज कैसिडी। इस मैच की मैं बात करूं तो ओवरऑल एक काफी अच्छा मैच था, एंटरटेनिंग मैच था, लेकिन ऑनेस्टली क्या इस मैच में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था? बिल्कुल भी नहीं। ये एक वो मैच था जहां पे मैं अपने आप को थोड़ा सा लाइटली आराम से ले रहा था, आराम से मैं चल रहा था, और मैं कहता है मुझे पता है एक अच्छा मैच ही होगा, लेकिन टाइटल चेंज का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था इस मैच में, मुझे लग रहा था। लेकिन तकेशिता और ओकाडा की जो फ्यूड है, मैं एक सिंगल्स राइवलरी भी देखना पसंद करूंगा आने वाले टाइम में AEW के अंदर, जो कि प्रॉपर न्यू जापान का फ्लेवर हमें AEW में दे सकती है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि ऑरेंज कैसिडी और मार्क ब्रिस्को दोनों सेम टीम से बिलोंग करते हैं,
तो उनके बीच में हमें काफी कूल मोमेंट देखने को मिली, जहां ब्रिस्को बिल्कुल ऑरेंज कैसिडी का स्टाइल फॉलो कर रहे थे, धीरे धीरे लड़ रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओकाडा विंस और रेन मेकर लगा के उन्होंने अपने टाइटल को कर लिया है रिटेन। इसके बाद बात करते हैं तो टीबीएस चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी मर्सिडीज मोने अगेंस्ट हिकारू शिडा, और ये दोनों इतने कमाल के रेसलर्स हैं कि मैच तो जबकि इन्होंने जबरदस्त दिया, ये वो मैच लग रहा था जहां पे क्राउड उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था जब तक एंड मोमेंट इसकी बिल्कुल पास नहीं आ गई, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो पेस भी ये मैच था, ऐसा नहीं था कि बहुत तेज मैच चल रहा है, तो उस वजह से क्राउड भी थोड़ा सेटल डाउन हो गया था। लेकिन मर्सिडीज मोने के भी हारने के चांस, आई डोंट नो भाई कौन ही उनको हराएगा, क्या जेमी हेटर वो बंदी बनेंगी जो कि एक्चुअली भी हरा सकती हैं यहाँ पे मर्सिडीज मोने को, मुझे नहीं पता, बिकॉज एक बार फिर से यहाँ पे उन्होंने अपना मनी मेकर फिनिशर लगा के हिकारू शिडा को हरा दिया, जो बहुत ज्यादा क्लोज तो आई इस मैच के अंदर, उनको कुछ कूल मोमेंट्स जरूर मिली जहां पे लग रहा था कुछ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल विक्ट्री उनको नहीं मिली। और आज तो मर्सिडीज के लिए बड़ी बात थी, बिकॉज कमील यानी कि उनकी बॉडीगार्ड इस मैच में रिंग साइड से बैंड थी, तो वो एडवांटेज भी उनके पास नहीं था, लेकिन तब भी वो इस मैच को जीत गई हैं और अपनी रेन को वो स्ट्रॉन्ग करती जा रही हैं। लेकिन इसके बाद होती है भाई मेन कहानी शुरू इस शो की, बिकॉज ये आखिरी मैच था काइंड ऑफ इस शो के ऊपर, सब मेन इवेंट को मेन इवेंट इसको बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल सैंक्शनड मैच ये लास्ट था फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैक पेरी वर्सेस ब्रायन डैनियलसन। और जो एंट्रेंस दी गई आज जैक पेरी को, जिस तरीके से वो अपनी स्केप गोट वाली वैन में आ रहे हैं, यंग बक्स आके यहाँ पे जो है पूरी हेल्प कर रहे हैं, उनको साथ में लेके आ रहे हैं एंट्रेंस में, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैक पेरी के पास वो बड़ी मोमेंट है टू डिफीट ब्रायन डैनियलसन। और एक बार फिर से फाइनल काउंटडाउन पे ब्रायन की एंट्री देखने को मिली, क्राउड ऑब्वियसली पागल हो जाता है भाई, ब्रायन को कुछ ऐसा ऑर्गेनिक सपोर्ट मिलता है जो कभी कोई आई डोंट थिंक वैसे उस तरीके से डुप्लीकेट कर पाएगा, अनबिलीवेबल। और जो मैच इन्होंने यहाँ पे दिया, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए स्पेसिफिकली मोमेंट्स के, लेकिन ओवरऑल ये मैच बहुत ही जबरदस्त था। प्रॉब्ली कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जैक पेरी के करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है सिर्फ तूफान देखने को मिल रहा है, अनलिमिटेड चेयर शॉट्स हैं, ये सब चीजें, बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये टेक्निकल मैच था, और पहली बार जैक पेरी को इस फॉर्मेट में मैंने देखा है, और इसीलिए ब्रायन डैनियलसन की इतनी तारीफ होती है भाई। सारे सबमिशंस जो ब्रायन लगा सकते हैं आज दिखा दिया जैक पेरी ने, वो उनमें भी कुछ कमी नहीं है, वो भी काफी टेक्निकल बन सकते हैं अगर जरूरत पड़े ऐसे रेसलर अपोनेंट के अगेंस्ट। और ब्रायन की भी सेम सिचुएशन थी, ऑस्प्रे की तरह पूरी गर्दन पे टेपे टेपे लगी हुई हैं, और उनको भी पता है कि भाई अब तो मैं बोरोड टाइम पे यहाँ पे लड़ रहा हूँ, कभी भी अगर कुछ हो गया तो ब्रायन का करियर वहीं खत्म हो सकता है, और जैक पेरी को भी वो बात पता थी और उसी मोटिव से वो आए थे। लेकिन यहाँ पे उनकी रनिंग नी पे भी किक आउट करने के बाद दूसरी रनिंग नी पे वो किक आउट नहीं कर पाए, और ब्रायन डैनियलसन यहाँ पे हरा चुके हैं जैक पेरी को, और कमाल का ये मैच देखने को मिला। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कोई टाइटल चेंज नहीं होगा, लेकिन मैच के बाद लूचासोरस आ जाते हैं और ऐसा लगता है वो ब्रायन को अटैक करेंगे, लेकिन तो वो चीज, वो मेमोरी वापस आ गई थी जैक पेरी की, यहाँ पे जब वो जंगल बॉय थे, लूचासोरस के साथ थे, और लोग सोच रहे थे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन बाहर आ जाते हैं क्रिश्चियन केज अपने पूरे ग्रुप के साथ, और यहाँ पे क्रिश्चियन केज के पास वो नंबर 1 कंटेंडर जो जीते थे वो ऑल इन के अंदर, वो कभी भी उस मौके को कैश इन कर सकते हैं और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था वो अपनी अपॉर्चुनिटी को कैश इन करेंगे और ब्रायन के अगेंस्ट उनको मैच चाहिए, लेकिन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि ब्रायन के फ्रेंड्स यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। क्लॉडियो, जॉन मॉक्सली सबसे पहले आगे खड़े होते हैं और साथ में व्हीलर यूटा भी थे, लेकिन जो चीज इसके बाद देखने को मिली भाई, वो एक अनबिलीवेबल शॉकिंग मोमेंट थी शो के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रायन के साथ रिंग में, क्रिश्चियन केज अपने ग्रुप को लेके भाग जाते हैं, उनको पता था कोई मौका नहीं है यहाँ पे कैश इन का, लेकिन उसके बाद क्लॉडियो एक अपर कट मारते हैं ब्रायन को, और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब टर्न कर जाती है ब्रायन के ऊपर सारे एक साथ, सिर्फ व्हीलर यूटा को छोड़ के। पाक जो है वो व्हीलर यूटा को पकड़ के रखते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि क्यों आखिर हमने ब्रायन के साथ तुमने ऐसा करा है। और दूसरी तरफ ये बंदा जॉन मॉक्सली, इसका दिमाग खराब है, उसने एक प्लास्टिक बैग निकाला और ब्रायन के सर पे रखा, अंदर मतलब फंसा दिया पूरा, और उनकी सांस रोकने की कोशिश करी भाई, जो कि लिटरली हम बोल सकते हैं कि लाइव पेपर व्यू पे आज हमें मर्डर अटेम्प्ट देखने को मिला, और क्राउड यहाँ पे चैंट करने लग गया था दिस इज मर्डर। और यहाँ पे मतलब जो मोमेंट बनाई गई भाई, क्या ये दिखाया और क्या जॉन मॉक्सली को पागल बेवकूफ दिखाया, मतलब इन द टर्म्स कि कितना साइको ये बंदा है,
और कहां पे ये लीड कर रहा है। शेन मैकमैन आने वाले हैं, स्टेबल बनने वाला है, इन्वेजन होने वाली है, अब तो वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट टर्न हो चुके हैं और ऑक्सीजन दी जाती है ब्रायन को, जब सारी सिक्योरिटी आके इनको पीछे करती है और ब्रायन को मुश्किल से उठा के लेके जाया जाता है ऑक्सीजन मास्क पहना के। और ये ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का आउट ऑफ नोवेयर टर्न देखने को मिला ब्रायन डैनियल्सन के ऊपर। अनबिलीवेबल शॉकिंग मोमेंट। आप अपने ओपिनियंस बताएं मुझे इस बारे में नीचे कमेंट्स में। लेकिन जो कि मैं कह रहा था, ये लास्ट सैंक्शन मैच था। इसके बाद जो मैच देखने को मिला वो एक लाइट्स आउट अनसैंक्शनड मैच था, यानी कि जो भी इस मैच के अंदर होगा उसके लिए AEW कहती है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और ये है स्वर्व स्ट्रिकलैंड, द फॉर्मर AEW चैंपियन, अगेंस्ट हैंगमैन एडम पेज। और यहाँ पे स्वर्व के गियर पे वो सारी फोटोज बनी हुई थी उनके जले हुए घर की, जो अभी रिसेंटली डायनामाइट में हैंगमैन पेज ने कारनामे करे थे। और वो एक अलग ही भाई आज अपना मोमेंट लेके आए थे कि मार डालूंगा इस बंदे को स्टील केज के अंदर। और जो मोमेंट्स देखने को मिली भाई, कभी कभी तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मत करो भाई ऐसा, हम रेसलिंग फैंस हैं तब भी तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बॉडीज इतनी ज्यादा भी ऑन द लाइन रखने की जरूरत नहीं है। इस मैच के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है, लेकिन रिस्पेक्ट टू बोथ दीज इंडिविजुअल्स जो उन्होंने यहाँ पे करा, बिकॉज देखने को मिलता है कि किस तरीके से सबसे पहले ये स्टेपल गन निकालते हैं और वो जो फोटो थी यहाँ पे स्वर्व के गियर के ऊपर उसको निकालते हैं बाहर और स्वर्व सीधा हैंगमैन के मुंह पे उसको स्टेपल कर देते हैं तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बार्ब्ड वायर निकाली जाती है जिससे बड़ा लैरिएट मारते हैं हैंगमैन पेज, सर रगड़ देते हैं उस पे स्वर्व का, दोनों का खून निकलना स्टार्ट हो गया भाई। लेकिन इसके बाद जो है वेपन्स यहाँ पे ऐसे आज यूज करे गए कि दिमाग घूम गया मेरा देख के कि ये होली शिट चल क्या रहा है। ये ईंट निकालते हैं जिसको बोलते हैं सिंडर ब्लॉक और उसके ऊपर हैंगमैन पेज को पहले फेंका जाता है। उनकी लोअर बैक पूरी ऐसी हो गई थी कि भाई मैं देखे किसी की पीठ पे ईंट मारूं तो वैसी बिल्कुल, और कोई इसको फेक कैसे बोल सकता है, आई डोंट नो मैन। इसके बाद एक टेबल सेटअप करी जाती है जिसके थ्रू एक स्टॉम्प लगाते हैं स्वर्व हैंगमैन पेज के ऊपर। उसके बाद हैंगमैन अपना डेड आई भी लगाते हैं। भला हो भगवान का मैं यहाँ पे कि एटलीस्ट ये जो पूरा डेड आई का फिनिशर था वो उन सिंडर ब्लॉक पे ईंट पे नहीं लगाया स्वर्व स्ट्रिकलैंड को, क्योंकि भाई वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाता। इसके बाद ये पूरा लकड़ी का टुकड़ा निकाला जाता है जो कि स्पाइक था और वो उनके घर का टुकड़ा है जो जलाया था हैंगमैन पेज ने, ऐसा कमेंट्री पे बताया गया। और इससे स्वर्व बिल्कुल हैंगमैन के सर पे अटैक करते हैं ताकि उनका खून और भी ज्यादा निकलना स्टार्ट हो। और उसके बाद लो ब्लो पड़ता है स्वर्व को और पावर बॉम्ब उस ईंट के ऊपर जिस ईंट पे स्वर्व ने हैंगमैन को फेंका था। भाई सोचो ईंट के ऊपर में तुम्हें पावर बॉम्ब दे रहा है कोई, भाई व्हाट द हेल, क्या ही होगा उस बंदे का, उसकी पीठ टूट के एक चार हो जाएगी भाई। मतलब ये बातें भी बोलने में ऐसा लग रहा है कि मैं रेसलिंग मैच की बात कर रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ ये। और इसके बाद देखने को मिला कि एक हाउस कॉल लगाते हैं जो कि बहुत ही कमाल का कैमरा वर्क भी किया गया, केज के अंदर बजता है यहाँ पे सीधा सर जाके हैंगमैन पेज का। उसके बाद एक और हाउस कॉल लगाते हैं लेकिन तब भी हैंगमैन किक आउट कर देते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि मैच की एंडिंग आखिर होगी कैसे। टॉप रोप से पावर बॉम्ब लगता है यहाँ पे स्वर्व को, वो केज क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे जो कि अनसक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद एक और डेड आई पड़ती है लेकिन यहाँ पे भी कर देते हैं स्वर्व किक आउट। तो इसके बाद बेसिकली हैंगमैन पेज के हाथ में स्टील चेयर थी और वो बोलते हैं स्वर्व को कि बेग फॉर मर्सी, माफी मांग मेरे से, तू मैं तेरे को माफ करूंगा आज इसी केज के अंदर। लेकिन स्वर्व हंसना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन इतनी एनर्जी उनकी बॉडी में नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। तो बेसिकली वो नीचे गिर जाते हैं और उनका माउथ पीस निकाल के बाहर फेंक देते हैं हैंगमैन एडम पेज। और उसके बाद एक नीडल लेके आते हैं जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं भाई अंदर मारने के लिए मुंह पे, और वो नीडल लगा देते हैं भाई उनके मुंह के अंदर। ओह माय गॉड, मतलब अजीब लग रहा है भाई बताने में भी कि ये रेसलिंग मैच है। दोबारा मैं ये रिपीट करूंगा भाई, डिस्क्लेमर देना चाहिए था पर ये AEW को भी मुझे डिस्क्लेमर देना चाहिए था, ऐसा कोई डिस्क्लेमर था नहीं। वो लगाते हैं पूरी नीडल उनके मुंह के अंदर। और उसके बाद देखने को मिला ये चेयर शॉट जिसको हम बार बार बोलते हैं यूज नहीं करना चाहिए कि भाई ठीक है रेसलिंग है कर देते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं भाई तुम्हें इतना करने की नीड नहीं है। और ये अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट जो बजाया हैंगमैन पेज ने स्वर्व के सर के बीचों बीच, उसके बाद रेफरी ने मैच को ही रोक दिया बिकॉज कुछ नहीं था यहाँ पे और हैंगमैन एडम पेज जो है इस मैच को जीत चुके हैं। अनबिलीवेबल ये नीडल और चेयर शॉट वाली जो मोमेंट्स देखने को मिली, भाई रोंगटे तो खड़े होंगे ऐसा, बिकॉज रेसलिंग मैच में हम देखना यूज टू नहीं होते, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। इनको हम नहीं बोलेंगे कि और करो मजा आ गया दोबारा होना चाहिए। रेसलर्स की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम नहीं लगता वो एक गलत इंसिडेंट होने में। तो ये था मेरा आज का ऑल आउट का रिव्यू। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई होगी लेकिन इतना कुछ था बताने के लिए आपको, तो डेफिनेटली असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट चेकआउट ना करना भूले। और ये वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक बटन भी दबा दे भाई जाते जाते। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।